Now, hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी फॉर CTET पेपर 1 and 2. स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन. ये कहता है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेज टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम a teacher has distributed a sheet on which 4 right angled triangles were drawn and asks the child to find the relationship between the sides of a triangle. In the above situation the teacher used. अब एक सिचुएशन आपको दी है, बेसिकली मैथ्स पेडागोजी और कुछ नहीं है, आप मैथ्स को कैसे पढ़ाएंगे उसके बारे में बात है. ठीक, तो बात हो रही है कि पाइथागोरस थ्योरम जो हम सभी ने पढ़ी है कभी ना कभी, जो हम बात करते थे कि भाई जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि जो कर्ण है उसका स्क्वायर करो वो बराबर होता है दोनों जो परपेंडिकुलर और आपका बेस है उसके. तो इस तरीके की जो बात है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम बच्चे को जब सिखानी है टीचर को, तो क्या कौन सा एक तरीका उन्होंने अपनाया. उन्होंने पहले कुछ शीट्स दी पेपर पर, और वो शीट्स कैसी हैं, उन शीट्स पर कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स बने हुए हैं. भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरीके के कुछ 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स जो हैं वो बने हुए हैं. अलग अलग शीट्स बच्चों में बांटी, या एक बच्चे को दी 4 शीट्स, और उसके बाद क्या कहा, उन 4 शीट्स को देने के बाद उन्होंने कहा कि भाई डिफरेंट रिलेशनशिप इसमें फाइंड आउट करो, ऑब्जर्व करो. जो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं, जो ये त्रिभुज है इसकी जो साइड्स हैं, इनमें कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं है. ये जो 4 आपने दे दिया ना राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके, तो क्या करने के लिए कहा, एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए उन 4 ट्राइंगल्स में जो शीट दी है, जो एग्जाम्पल दिया है, जो ऑब्जर्वेशन दी है, उसमें आपको क्या पता करना है कि कोई रिलेशनशिप है इनके बीच में या नहीं. उसके बाद आपको रूल बताया जाएगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है, इसमें ये इसका एक रूल है ना. तो अगर हम बात करें तो ये डिडक्टिव मेथड है, लेक्चर मेथड है, लेबोरेटरी है, इंडक्टिव है. एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है जिसमें कोई सिचुएशन होगी और उसमें इंडक्टिव डिडक्टिव में से कोई एक मेथड रहता है. तो एक सिंपल सी बात है कि ये क्या है, इंडक्टिव मेथड है. इंडक्टिव और डिडक्टिव पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है छोटी सी, जिससे आपको पता लग जाएगा. ज्यादातर सभी सब्जेक्ट्स में वो आपको हेल्प कर देगी, सर्च करके एक बार देखिएगा. इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड. तो बात हो रही है इंडक्टिव मेथड की. क्यों? जब आपको सिचुएशन देकर के, आपको एग्जांपल्स देकर के बाद में रूल्स तक पहुंचाया जाए, पहले एक्टिविटी कराई जा रही है, या तो कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, या तो कुछ ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है, और उसके बाद आपको रूल बताया जाए, देन ये क्या है, इंडक्टिव मेथड है. स्पेसिफिक टू जनरल जाएगा. स्पेसिफिक टू जनरल क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा स्पेसिफिक होता है, रूल हमेशा जनरल होता है. ठीक है बात. तो इंडक्टिव मेथड है, ये आगमन विधि है. जैसे मैंने नाउन का बहुत बार मैं एग्जाम्पल लेकर के चलती हूँ. 4 बच्चों के नाम आपने बोर्ड पर लिख दिए, बाद में डेफिनेशन बताई बच्चों को कि ये जितनी भी चीजें लिखी हैं तुम्हारी पसंद की, या जो भी नाम तुमने बताए हैं, तुम्हारी फेवरेट सिटी, इन सबको नाउन कहते हैं. उसकी डेफिनेशन आपने बाद में बताई. इन द सेम वे यहां पर क्या हुआ है, पहले आपने राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया ऑब्जर्व करने के लिए, और बाद में उनको फॉर्मूले से अवगत कराया. ठीक, तो इस चीज को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे कभी भी. डिडक्टिव मेथड क्या है, अगर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम बता दी होती कि भाई जो आपका ये हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपका जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस बेस का जो स्क्वायर है उसके बराबर होगा, तो ये फिर डिडक्टिव हो जाता. यदि पहले क्या बता दिया होता, पहले आपको फॉर्मूला बता दिया होता. बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं रहना है. एक क्वेश्चन 100 में से ऐसा होना चाहिए जो आपके यहां बैठ जाए. ठीक है बात. चलिए फिर यहां तक की बात क्लियर हो गई. शीट्स दी हैं, कुछ ऑब्जर्व करने को कहा है, कुछ एक्टिविटीज करने को, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बाद में रूल बताया है, तो हमेशा इंडक्टिव होगा. सिंपल बात, क्लियर हुई बात. बिल्कुल आगे बढ़ेंगे. हाँ केदारमल जी सही कह रहे हैं आप, ये भी हो जाएगा, इसका भी सॉल्यूशन 1-2 दिन में. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं. आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग जियोमेट्री एट प्राइमरी लेवल. भाई जियोमेट्री की अगर हम बात करें, ज्यामिति मैथ्स का एक हिस्सा कह सकते हैं, एक टाइप कह सकते हैं. अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं आप कहाँ, प्राइमरी लेवल पर. तो कौन सी एक प्रैक्टिस डिजायरेबल है यानी कि बेहतर है प्राइमरी लेवल के लिए, ज्योमेट्री पढ़ाते समय या ज्यामिति के बारे में बताते समय. ज्यामिति या जो आपकी ज्योमेट्री है वो किस में डील करेगी, शेप्स में, साइज में, ऑब्जर्व करने में, स्पेस में, इन सब चीजों को बच्चा ऑब्जर्व करेगा. इसमें लाइन वगैरह और इतने सारे एंगल और ये सारी चीजें आप देखते थे, पढ़ाई ही है सबने कभी ना कभी. तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स. भाई बच्चा सिर्फ रिकॉग्नाइज करे सिंपल बेसिक शेप्स को. या फिर सेकेंड ऑप्शन, द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशंस ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जांपल्स. टीचर को कैसे शुरुआत करनी चाहिए, सिंपल शेप्स दिखा करके और एग्जांपल्स दे करके. या फिर children should be given ample opportunities to develop an intuitive understanding of space.
जो स्पेस है, जो उनके आसपास चीजें हैं, जो भी है, उसको आप इंट्यूशन के साथ, इंट्यूटिव जो उनकी सहजता के साथ आप उनको एक्सप्लोर करने का मौका देंगे बच्चों को। या फिर डी ऑप्शन, डेवलपिंग एक्सटेंसिव जियोमेट्रिक वोकैबुलरी नीड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। मतलब आप जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारे बड़ी बड़ी चीजें आपने, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आसान है लेकिन ऑप्शन सारे इतने क्लोज दिए हैं कि हर किसी को हर कोई ऑप्शन सही लग रहा होगा। ठीक, तो देखो डी तो हटा ही देंगे। फिर हम क्वेश्चन पर जाते हैं। पूछना क्या चाहता था क्वेश्चन पूछना चाहता था आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस, एक वो प्रैक्टिस जो डिजायरेबल है, जो वांछनीय है, जो होनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा बेहतर है प्राइमरी लेवल के लिए, उस एक एक्टिविटी के बारे में बात करनी है। ये नहीं पूछा कि किसके बारे में बात नहीं करनी है, तो ये डी तो अपने आप ही हट जाएगा। बाकी रही बात बाकी चीजों की बात, तो यहां पर कहा गया है कि ज्योमेट्री के सिंपल चीजें दो। ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं ये इसलिए हट जाते हैं क्योंकि सिलेबस पहले से निर्धारित है, आप तो सिलेबस नहीं बना रहे। बात हो रही है एक्टिविटी आप कौन सी बेहतर कराएं क्लासरूम में जिससे बेहतर ज्योमेट्री वो सीख पाए, या कौन सी एक तरीका होगा ज्योमेट्री पढ़ाने का। ये नहीं हो रहा कौन सा टॉपिक शामिल करना है, कौन सा छोड़ना है, किससे शुरुआत करनी है। ठीक, तो वो तो डिसाइडेड है ऑलरेडी सिलेबस। तो आंसर क्या है अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाना चाहें तो सिंपल बात होगी, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। भाई बच्चों को एक्सप्लोर करने के, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी आप आंसर कर रहे हैं पेडागोजी के, स्पेशली इन मैथ्स, कंस्ट्रक्टिविज्म को ध्यान में रखना है। बच्चा जितना ज्यादा एक्टिव होगा, जितना ज्यादा वो इन्वॉल्व होगा एक्टिविटी में, खुद एंगेज होगा, उतना बेहतर है। ऑप्शन जो है वो सिंपल बात है, सी ऑप्शन सिंपल आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अंतरिक्ष की जगह इसको स्पेस को चेंज कर लेना ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ये होगा इसमें, मतलब ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम रहेगी, तो हिंदी वाले समझने पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर नहीं। वो पेपर में भी रहती है थोड़ी बहुत मिस्टेक। ठीक, तो ये बेसिकली ज्योमेट्री की बात हो रही थी और इंट्यूटिव गैस उनकी एक अपनी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है आसपास अपने शेप के बारे में, अलग अलग शेप्स देख करके, साइज देख करके, है ना, क्या वो देखते हैं स्पेस में, उसके बारे में उनकी सहजता को आप पहले जानेंगे और उनको ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे जहां पर वो अपनी जो समझ है, जो वो सीख रहे हैं, उसको प्रदर्शित कर सकें। लर्निंग बाय डूइंग होगी, एग्जैक्टली शिल्पी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। होपफुली आप देख पा रहे होंगे। हाँ, तो इनमें से कौन सा एक इंडिकेटर है किसका, मैथमेटिकल रीजनिंग का। मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि गणितीय तर्क का सूचक। पहला ऑप्शन है, आर्शी नाम ले लिया आपका, पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। भाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो अवधारणाएं हैं उनकी परिभाषा प्रदान करने की क्षमता आपके अंदर हो तो मैथमेटिकल रीजनिंग कहेंगे इसको, कि आप डेफिनेशन बता पाएं। या फिर एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। जो भी एक मैथमेटिकल प्रोसीजर हुआ किसी भी एक सवाल में या किसी भी एक जगह पर जहां पर भी रीजनिंग की जरूरत थी, उसको आप जस्टिफाई कर पाएं, आप उसको एक्सप्लेन कर पाएं, बता पाएं कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ। फिर है एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, कैलकुलेट बहुत अच्छे से कर पाएं आप, 2 दूनी 4 कर पाएं। या फिर एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूले इन डिफरेंट सिचुएशंस। मैथ्स में स्पेशली और भी जगह पर ये बात लागू होती है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, ऑप्शन उसको मुश्किल बना देते हैं। ठीक है, तो बताएं एक बार आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, मतलब बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जितने लोग बी नहीं कह रहे हैं वो समझिएगा, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। कोई एक प्रोसीजर हुआ मैथ्स में, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले लेती हूं, ये कुछ एक प्रोसीजर्स हैं, कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग लगी इन एक्टिविटीज में। अब ये क्यों हुआ, ये कैसे आया यहाँ पर 11, ये आप एक्सप्लेन कर पाए, ये जस्टिफाई कर पाए, ये आप बता पाए कि ये जो रीजनिंग लगी है, जो कारण है इसके पीछे तर्क का, वो है क्या। इसलिए जो आंसर था वो आपका बिल्कुल जो बी ऑप्शन था वो सिंपली सही था। जो प्रोसीजर है एक जो आपने फॉलो किया उसको आप जस्टिफाई कर पाए, उसको आप प्रूव कर पाए। ठीक, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर। एक क्वेश्चन आपको हमेशा एक सिचुएशन बेस्ड आएगा, उसमें क्या बात होगी कि भैया कम्युनिटी मैथमेटिक्स, मतलब कम्युनिटी में जो लोग यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से मैथ्स का हम इस्तेमाल करते हैं शॉप से लेकर के, और डेली दिनचर्या में हम डेली लाइफ में मैथ्स को कैसे यूज करते हैं, तो वहां से एक एग्जाम्पल आपको या एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। भाषा कोई भी हो सकती है, तो वहां आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, उसको आप रिसोर्स की तरह मानते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं इनको हम। ठीक, तो रिसोर्स की तरह मानते हैं आप। द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर, एक अशिक्षित शॉपकीपर है, कोई दुकान वाला है, मान लीजिए कोई पनवाड़ी है, कुछ भी है ना, वो
क्या करता है, कोई न्यूज़पेपर ही बेचता है कहीं पर किसी चौराहे पर, अब उसका जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है या मैथमेटिक्स जो वो यूज करेगा, क्योंकि हर कोई मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेगा डेली लाइफ में, बिना मैथमेटिक्स के संभव नहीं है चीजें, ठीक। तो उसका जो मैथमेटिकल क्या कहें यूज या एप्लीकेशन है चीजों का, कॉन्सेप्ट्स का, वो उससे आप क्या करेंगे। पहला है इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। सारी समस्याएं एक अशिक्षित शॉपकीपर जो है उसके द्वारा सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है, हो सकता है उसको सब्ट्रैक्शन और एडिशन की ही जरूरत ज्यादा पड़ती हो, तो ये तो हट जाएगा। फिर है हैज एम्बिग्विटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं पाई जाती। आप जाइए, आप हो सकता है आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाए, वो जो बंदा कुछ भी बेचता है आपके यहाँ आसपास, कोई भी अगर कुछ फल बेचने वाला है, उसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ आपको नहीं मिलेगी, अपनी में आपकी हो सकती है, ठीक। तो ये भी जरूरी नहीं है। शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स इन क्लासरूम एज एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। भाई क्लासरूम में टीचर्स के द्वारा इसको डिस्कस किया जाना चाहिए कि ये भी एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी है सॉल्व करने की सेम प्रॉब्लम को, ठीक है बात। और डी ऑप्शन है इज नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। ऐसा नहीं है, कोई भी अगर कॉन्सेप्ट है बाहर रियल लाइफ से आप कनेक्ट करने की बात करते हैं, लर्निंग को एनसीएफ भी कहता है, तो जब आप रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये बेहतर ही होगी इससे लर्निंग बच्चे की। मतलब आप बता सकते हैं कि भाई ये भी एक वैकल्पिक तरीका हो सकता है सिखाने का, या एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, कैलकुलेशन का, या मैथमेटिक्स को ऐसे भी यूज किया जाता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। क्योंकि जो फल बेचने वाला है या जो कोई एक शॉपकीपर है, अब ये जरूरी नहीं है उसको प्रोसीजर आता हो कि आप इकाई दहाई लगा करके, वंस टेंस लगा करके वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेगा, ये जरूरी नहीं है, बट वो कर लेगा। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव वे है, ये आप बच्चों को समझा सकते हैं कि ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पर भी मैथ्स यूज होता है, ठीक। तो आप जितने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल कराएंगे उतना बेहतर है बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। भाई गणित की कक्षा में हेट्रोजेनस ग्रुप, हेट्रोजेनस कौन से ग्रुप होंगे, जिनमें डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे हों। दो तरह के ग्रुप हैं, एक है होमोजीनियस, दूसरा है हेट्रोजेनस। होमोजीनियस है सम समूह कह सकते हैं, और हेट्रोजेनस को विषम समूह कह सकते हैं, मतलब इसमें अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होंगे, ठीक है बात। बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, अभी हमने सिंपली बात की थी एक कि जो हेट्रोजेनस ग्रुप है वहां पर डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चों को एक साथ लाया जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे से सीख पाएंगे। ये एबिलिटी ग्रुपिंग भी कहते हैं इसको, जिसमें अलग अलग एबिलिटी में बेसिकली हेट्रोजेनस ग्रुप है तो अलग अलग एबिलिटी के बच्चे होंगे। जरूरी नहीं है कि सारे 50% वाले हों, जरूरी नहीं है सारे 33% वाले हों, और जरूरी नहीं है सारे 90% वाले हों। यहाँ अलग अलग एबिलिटी के बच्चे होंगे। कोई हो सकता है बहुत अच्छी पकड़ हो किसी टॉपिक पर, दूसरे की किसी और पर, सारे एक दूसरे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां सिंपली सही होगा। होमोजीनियस होता है जहां सेम एबिलिटी वाले, अगर ये डी ऑप्शन है, अगर होमोजीनियस पूछ ले, होम का मतलब ये ना बिल्कुल कंफर्टेबल या सेम कह सकते हैं, ठीक। तो होमोजीनियस में सेम एबिलिटी, लेकिन हेट्रोजीनियस में डिफरेंट एबिलिटी। तो ये आपको कीवर्ड्स को ध्यान में रखना होगा कुछ चीजों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड। भाई सभी सब्जेक्ट में लर्निंग आउटकम्स की बात होती है, लेकिन अगर मैथ्स में हम बात करें तो लर्निंग आउटकम क्या है, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, बी कह रहे हैं आप लोग। देखो लर्निंग आउटकम्स, पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेज, टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन, मतलब बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताएं और कौशल कि इस क्लास में इतनी चीजें बच्चों को आती हों। या फिर टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशंस। देखिए आपका कोई भी उद्देश्य जीवन का ये नहीं है कि आप साल के अंत में जो पेपर हो उसमें बच्चा टॉप कर जाए, ठीक है। वो कर जाएगा या बेहतर करेगा जैसी भी उसकी एबिलिटी होगी, लेकिन अगर आपने उसको सिखा दिया तो आपका मेन मुद्दा यही होना चाहिए। सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशंस। देखो लर्निंग आउटकम का मतलब क्या कहते हैं हम, भाई आउटकम क्या आया, आप गए थे कहीं विदेश कमाने, क्या लेकर के आए, है ना। आउटकम क्या आया, आपने कहीं इन्वेस्ट किया, कुछ एक बिजनेस स्टार्ट किया, वहां से आउटकम क्या आया, रिजल्ट क्या है एक तरीके से। तो आउटकम की अगर आप बात कर रहे हैं लर्निंग आउटकम की, तो मैथमेटिक्स में डेवलप किया जाएगा लर्निंग आउटकम के भैया ये रिजल्ट आए, किस बेसिस पे। तो अब यहां रीजन सही होगा, टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन। भाई ऐसा थोड़ी है कि आप ये कहें कि कुछ भी सीखते रहें, आपको पता ही ना हो बच्चों को आपने कितना सिखा दिया और कितना सीखना बाकी है। तो इसलिए लर्निंग आउटकम सेट किए जाते हैं कि ये जो आप क्या कर रहे हैं,
क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज, अगर फोर्थ क्लास का बच्चा है तो ये चीजें उसको आ जाएंगी, उसको सब्ट्रैक्शन आता होगा, एडिशन आता होगा, ये सिमेट्री आती होगी, ये चीजें आती होंगी, तो ये टॉपिक्स उसको आते होंगे। ठीक, इसके अलावा स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन, और ये स्किल्स उसको अचीव कर लेनी है इस ग्रेड के अनुसार। तभी तो बोलते हैं अच्छा 5वीं में आ गए तुमको ये नहीं आता, इसका मतलब क्या है, जो लर्निंग आउटकम सेट हुए थे वो अचीव नहीं हो पाए। तो स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज क्लास के आधार पर वो अचीव कर पाए, उसको हम लर्निंग आउटकम कह रहे हैं, जो आपने एक उद्देश्य सेट किए हैं कि इसको डिस्कस करने से या इस ग्रेड का बच्चा ये चीजें अचीव कर लेगा, ये आउटकम आएगा उसको, ये सीख लेने से एक पूरे करिकुलम और सिलेबस के थ्रू जब वो गो थ्रू होगा। ठीक है बात, तो ये एक बात है। क्लियर हुई बात? सर्वेज तक सीमित नहीं है ना, कोई कह रहा है ए क्यों नहीं होगा, सिर्फ सर्वेज तक सीमित नहीं है ना अचीवमेंट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लर्निंग आउटकम्स हैं बेसिकली। आपका लेसन का लर्निंग आउटकम हो सकता है, भाई आप ये लेसन पढ़ा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, फिर इस पूरे कोर्स से जो पूरे साल भर चला इसका क्या है, ये जो प्रोग्राम आपने कराया इसका आउटकम क्या है, इस एक डिग्री का आउटकम क्या है। तो उस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। कौन सी जो हैपनिंग्स हैं, जो चीजें हो रही हैं क्लास में, उनको आप एक्टिविटी का दर्जा देंगे। ठीक है, आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन रिसाइटिंग काउंटिंग इन फॉर्म ऑफ राइम्स, मतलब कि वो जो 1 2 3 4 5 6 को गा गा के राइम कितना वो रिदम में उसको गा पाते हैं या बोल पाते हैं। या फिर चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड से वो उतारने में लगे हुए हैं, मैम साइड हट जाओ, ये कर लो। ठीक, फिर है चिल्ड्रन एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, बच्चे एक्सप्लोरेशन में एंगेज्ड हैं। और लास्ट वन इज टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स। बताइए एक बार, रेसिपिएंट का काम कर रहा है यहां पर, अगर आप देखोगे बच्चे को वो एक मैकेनिकल काम करेगा, लेकिन एक्टिविटी, आप एक्टिविटी किसको कह रहे हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, रचनावाद, वो सबसे ज्यादा जोर देता है कि बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को, वो एंगेज्ड हो किसी एक एक्टिविटी में जिससे वो मीनिंगफुल लर्निंग कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि बोर्ड से लिख के देख के वो उतार रहा है तो वो भी एक्टिविटी है। ठीक, तो अगर हम यहां पर बात करें, ऐसे देखा जाए तो कुछ ना कुछ हैपनिंग तो हो ही रही है ना क्लास में, लेकिन एक्टिविटी आप किसको कंसिडर करेंगे। तो जहां बच्चा सबसे बेहतर तरीके से एंगेज्ड है, चिल्ड्रन एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कैसे क्या सीखना है, कैसा क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ अपना दिमाग लगा रहे हैं, मतलब वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट है। जितना ज्यादा बच्चा इन्वॉल्व है, जितने ज्यादा सेंसेस के साथ, उतना बेहतर एक रिजल्ट आएगा, या कह सकते हैं उतना बेहतर आंसर भी होगा आपके लिए। ठीक है, तो इन सब में वो पैसिव है एक बार को, लेकिन यहां वो सच में एक्टिविटी करेगा जिससे उसको लर्निंग आउटकम आएगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगी। ठीक, मुकेश नाम ले लिया आपका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैथ्स में क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, बेसिकली जनरली पेडागोजी के क्वेश्चंस बड़े ही होते हैं। ऑन आस्किंग अ चाइल्ड व्हाट इज एरिया, भाई आपने एक बच्चे को पूछा व्हाट इज एरिया, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल कहते हैं आई थिंक एरिया को हिंदी में। व्हाट इज एरिया, ही शी आंसर्ड लेंथ ब्रेथ, उसने कहा लेंथ और ब्रेथ को हम एरिया कहेंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, आप क्या कहेंगे। मतलब आपने एरिया की बात पूछी और उसने क्या बताया, जो रेक्टेंगल होता है आयत, उसका क्षेत्रफल बता दिया उसने, एरिया बता दिया कि लेंथ इनटू ब्रेथ को हम एरिया कहेंगे। आपने जब एरिया के बारे में पूछा तो उसने ये बात बताई, इससे आपको क्या समझ आएगा। पहला ऑप्शन है द चाइल्ड यूज्ड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड शेप, बच्चे ने आयत के क्षेत्रफल का उपयोग किसी भी या सभी जितने भी क्लोज्ड शेप्स हैं उनका क्षेत्रफल जो जनरलाइज कर लिया बेसिकली बच्चे ने। बात तो ठीक लग रही है। फिर है बी ऑप्शन, द चाइल्ड इज राइट इन सेइंग एरिया इज लेंथ ब्रेथ, भाई सबका एरिया तो लेंथ एंड ब्रेथ नहीं होगा ना, अभी स्क्वायर आ जाए तो फिर आप 4 साइड्स को प्लस कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, हर शेप का जो एरिया है वो या क्षेत्रफल जो है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। फिर है द चाइल्ड इज कंफ्यूज्ड बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर में वो कंफ्यूज हुआ है, नॉट ट्रू। फिर है द चाइल्ड हैज नो आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया तो है उसको और वो कंफ्यूज भी नहीं हुआ है, उसने एरिया का फॉर्मूला भी बताया है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आई है, प्रॉब्लम आई है एक चीज में कि उसने एक रेक्टेंगुलर के फॉर्मूला को या रेक्टेंगुलर के एरिया को, आयत के क्षेत्रफल को सबका क्षेत्रफल मान लिया, उसने कह दिया बस यही फॉर्मूला होता है सभी के लिए, यानी उसने जनरलाइज कर दिया, जैसे हम लैंग्वेज में जनरलाइज कर देते हैं ना। एक वो हिंदी में क्वेश्चन किया था, उसका आंसर ठीक कर लेना, मैंने नीचे डाल दिया था वैसे उस दिन कमेंट में, वो और नहीं था और था, मतलब वो टाइपिंग मिस्टेक थी, इसलिए वो व्याकरण वाली मिस्टेक नहीं थी, वो जनरलाइजेशन का इशू था, सामान्यकरण का, जब बच्चे कुछ मल्टीपल वर्ड्स को रिपीट करते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है, जैसे ईडी की फॉर्म जो थर्ड फॉर्म है उसको लगा दिया हर जगह, गो में भी गोड लगा दिया, तो इस तरीके से, तो वही यहां पर हुआ है, जनरलाइज किया है उसने, सारे शेप के एरिया को उसने रेक्टेंगुलर के एरिया से मान लिया,
तो ये एक बात है, ए ऑप्शन इसका सही हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग। भाई मैथमेटिक्स की लर्निंग में यानी कि जब गणित के अधिगम की अगर हम बात करें तो कौन सी एक बात ठीक है, कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, बताएं एक बार। पहला ऑप्शन है आपके सामने, जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स, जो आमतौर पर जो लड़कियां हैं वो कमजोर होती है मैथ्स में। या फिर एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, हर कोई गणित सीख सकता है। या फिर मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्नड बाय रिगरस प्रैक्टिस, यानी भयंकर कठोर कठिन अभ्यास करा करके आप मैथमेटिक्स को सिखा देंगे। या फिर मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न। अब अपने अपने दिल के दुख नहीं रोने हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाना है जब आप आंसर कर रहे होगे ना। सब्जेक्टिव अपने इमोशंस को साइड रखना पड़ेगा जब हम आंसर चूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको मुश्किल हुई तो सबको मुश्किल होती होगी, हो सकता है कुछ कमी टीचर की रही हो, कुछ आपकी रही हो, है ना। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट क्या है, एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। भाई इन एक नॉर्मल सिनेरियो में, आप अब रिटार्डेड की बात कर रहे हैं तो एक डिफरेंट है, बट नॉर्मल सिनेरियो में हर कोई मैथ्स सीख सकता है। और मैथ्स तो आप यूज करते ही हैं, चाहे आप नंबर कैसे भी लाए हो, जीवन में तो आप मैथ्स यूज कर ही रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं होता होगा कोई आप 3 रुपए की चीज लेने जाएं 10 में से और 5 रुपए लेकर के वापस आ जाएं, 7 ना लेकर के आप लड़ाई करके आएंगे वहां पर। ठीक, तो मैथ्स हर कोई सीख सकता है, हम ये मान करके चलते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे घुमा फिरा के हर बार पूछेगा, कैसे, अब समझना पड़ेगा। अब जो लोग सिर्फ रटते हैं क्वेश्चंस को, तब कोई उसका मतलब आधार नहीं है। अभी एक क्वेश्चन आया था, मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था मैथ्स पेडागोजी में, कौन सी एक बात मैथ्स के बारे में सही है, तो उसमें एक ही चीज सही थी कि एक चीज सही नहीं है, तो वो थी कि इनेट एबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति में मैथ्स सीखने की क्षमता होगी या लड़कों में ही क्षमता होगी या किसी और में क्षमता होगी, एवरीबडी कैन लर्न। तो वो तरीका है, क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है, बट टॉपिक लिमिटेड ही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ सीटेट का। और दूसरी एक चीज और क्या है, ये आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएगा, गर्ल्स आर वीकर या बॉयज आर स्मार्टर, ये सब क्या है, ये सब मिथ्या है, जेंडर बायसनेस है, जिसको आप फॉलो नहीं करते। कोई भी सब्जेक्ट ये नहीं कहता कि ये लोग ज्यादा अच्छा करेंगे, लड़कियां अच्छा करेंगी या लड़के अच्छा करेंगे, वो बात अलग है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, सभी सीख सकते हैं यदि उनको सही तरीके से सिखाया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप्स। एक होता है कॉन्सेप्ट मैप, दूसरा होता है माइंड मैप। तो आपको माइंड मैप की जगह पर यहां कॉन्सेप्ट मैप की बात की गई है। बताएं एक बार कौन सी एक बात कॉन्सेप्ट मैप के बारे में सही नहीं है, नॉट ट्रू। आंसर कीजिए फटाफट से। सीडीबी का क्लास होगा, क्यों नहीं होगा, अलग अलग सब्जेक्ट हम अलग अलग दिन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। प्रीतम सिंह राजपूत नाम ले लिया आपका, बताइए एक बार, कॉन्सेप्ट मैप्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली, सिर्फ टीचर्स के द्वारा बनाए जाएं कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप्स आर हायरार्किकल इन नेचर, या फिर कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प इन लिंकिंग प्रायर नॉलेज टू न्यू इंस्ट्रक्शन, जो पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़ने में मदद करते हैं कॉन्सेप्ट मैप। या फिर डी ऑप्शन, कॉन्सेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स एंड लिंक्स कनेक्टिंग टू देम, जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको लिंक करने का ये काम कर सकते हैं, जिससे आपके लिए आसानी हो जाए सीखने में। आंसर कीजिए फटाफट से। हाँ, कोई बात नहीं, पेडागोजी समझ लीजिए, 10 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि बहुत डिस्कशन की जरूरत है मैथ्स पेडागोजी में। और ये 100 क्वेश्चन अगर सिलेक्टेड कराए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स तैयार कराए जा रहे हैं आसपास के। ठीक है, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी मैथ्स के लिए। डी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, ना 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 ना, देखो गड़बड़ क्या है, पहला ऑप्शन सही है। यहाँ क्यों सही है समझते हैं एक बार। कॉन्सेप्ट मैप्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ टीचर ही कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे। इवन बच्चे कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप लोग भी बनाते होगे, जो हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशंस या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें शामिल हो सकते हैं, आप कनेक्ट करते हैं इसमें, इससे इसको मैं अभी दिखा भी दूंगी आपको। ठीक है, आप वो फ्लो चार्ट वगैरह भी बनाते हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये हायरार्किकल भी हो सकते हैं, मतलब एक शाखा निकली हुई है इधर से इधर से इधर से। ठीक, कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प इन लिंकिंग प्रायर नॉलेज, बिल्कुल पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से आप कनेक्ट करते हैं। अच्छा, आपने ये वाली चीज पढ़ी थी, इसमें आपने कनेक्ट किया डायग्राम बना करके। कॉन्सेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स, हाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हो सकते हैं, तो ए ऑप्शन इसलिए सही है। अब हम बात करेंगे कैसे डिफरेंट है आपका जो कॉन्सेप्ट मैप है माइंड मैप से। ए ऑप्शन सही हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स ही कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे, तो कोई भी लर्नर भी बना सकता है, इसलिए गलत है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा हमसे वही है। ठीक है, वाह वाह, आगे बढ़ते हैं।
देख लेते हैं माइंड मैप्स और कॉन्सेप्ट मैप की बात कर लेते हैं। माइंड मैप्स बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें जरूरी नहीं है वेरिएशन हो, लेकिन जैसे आपका गोल है कि भैया इस साल मुझे ये करना है ना, इस साल मुझे ये प्रिपरेशन करनी है, तो आपके दिमाग में 4 चीजें होंगी, अच्छा मुझे ये सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ना है, ये सीखना है, ये करना है, तो एक विषय हो गया, एक टॉपिक हो गया अपने आप में आपका वो एग्जाम जो आपको क्रैक करना हुआ, उसका आपने माइंड मैप तैयार कर लिया, सिंपल है। लेकिन कॉन्सेप्ट मैप्स में क्या हो सकता है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड हो सकते हैं जो एक दूसरे से भिड़ रहे हो, आपस में अंदर से निकल रहे हो, शाखाएं बहुत सारी, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट मैप में और माइंड मैप में ये वन ऑफ द डिफरेंसेस है कि क्या है, माइंड मैप में आप जनरली एक आध कॉन्सेप्ट को लेते हैं और कॉन्सेप्ट मैप में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपके इंटरलिंक्ड हो सकते हैं। यहां पर आप अलग अलग वेज सोचते हैं, आपको कोई एक काम करना है, कहीं तक पहुंचना है, तो ठीक है बात। तो होपफुली ये बात क्लियर हुई होगी। अब पढ़ाने को दुनिया में पता नहीं कौन कौन क्या क्या बता दे, भगवान जाने। आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए ये बताओ।